राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे फलाहारी साबूदाने का मिक्सचर। इसको एकदम शुद्ध तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा मसाले वगैरह का भी इसमें यूज़ नहीं करने वाले हैं, जिससे आप इसको व्रत वगैरह में फलाहार के रूप में भी खा सकते हैं। कई बार जब लोग साबूदाने का मिक्सचर बनाते हैं तो उनका जो साबूदाना है बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व कर लेता है। मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगी जिससे जो आपका साबूदाना एकदम व्हाइट व्हाइट बनकर रेडी होगा, बढ़िया से फूलेगा भी और ज़्यादा तेल भी ऑब्जर्व नहीं करेगा। और उसमें जो आपको आलू का लच्छा दिख रहा है एकदम क्रिस्पी वाला, ये मार्केट का नहीं है, ये भी हमने घर में ही बनाया है, जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये जो मिक्सचर है ना, आपको बिना व्रत वगैरह के ऐसे भी अगर आप खाएंगे स्नैक्स के रूप में तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे आलू का लच्छा। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिससे हम आलू चिप्स बनाते हैं ना, उससे इसका चिप्स की तरह इसको काटेंगे। मतलब जिस तरीके से आलू चिप्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको चिप्स के रूप में काट लेना है। अगर आप चाकू वगैरह से या हंसिया वगैरह से काटना चाहते हैं तो भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पतला रखिएगा अगर उससे काट रहे हैं तो। लेकिन अगर आप चिप्स वगैरह बनाने वाले से काट रहे हैं तो जो चिप्स अगर आप पतली बनाते हैं ना, तो इतना पतला मत रखिए, इसको थोड़ा सा मोटा रखिए, नहीं तो आपका जो लच्छा है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। ये देखिए, अभी आपको पास से देखने से पता चल रहा होगा मैंने इसको कितना मोटा रखा है। तो थोड़ा सा जो चिप्स बनती है ना, उससे आपको थोड़ा सा मोटा रखना है। जैसे जो लच्छा है ना, क्या होता है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा मोटा रखिएगा। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, नहीं तो जो लच्छा है जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा। तो बस इस तरीके से उसका चिप्स के रूप में इसको काट लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 3-4 जो चिप्स है उसको एक के ऊपर एक अरेंज कर देंगे। उसके बाद चाकू की हेल्प से इसको पतला पतला लच्छे के रूप में हम काट लेंगे। अब गाँव वगैरह में क्या होता है ना, बहुत लोग हंसिया से भी जो है ना सब्जी वगैरह काटते हैं। तो अगर आप हंसिया से काट रहे हैं तो इस तरीके से चिप्स की तरह काट लीजिए उसको, या तो चिप्स वाले बनाने वाले से काट लीजिए। उसके बाद जब आप इस तरीके से लच्छे के रूप में काटेंगे ना, तो शायद वो हंसिया से नहीं कटेगा। तो अगर हो सके तो चाकू से ही काट कर देखिएगा, किसी थाली वगैरह पे या प्लेट वगैरह पे इस तरीके से चिप्स को अरेंज कर लीजिए 3-4 एक साथ। उसके बाद चाकू की हेल्प से इस तरीके से पतला पतला उसको काट लीजिए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हंसिया वगैरह से जो है ना लच्छा काटना ईजी नहीं होता है। अगर आप काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काट लीजिए। लेकिन मैं एक टिप दे रही हूँ कि अगर आप हंसिया वगैरह से काट रहे हैं और अगर लच्छा नहीं बन रहा है तो एक बार चाकू से काट कर देखिएगा, उससे बढ़िया लच्छा बन जाता है। बस इसी तरीके से सारे आलू का पहले चिप्स बना लीजिए। चिप्स बनाने के बाद चाकू से काट कर उसका लच्छा रेडी कर लीजिए। अब इसको डायरेक्ट हम पानी में डाल देंगे ना, तो ये जो है ना काला बनना होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको पानी में डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का जो ग्रेटर होता है, या जो हम जिससे हम गाजर वगैरह ग्रेट करते हैं हलवा बनाने के लिए, उससे आप इसको ग्रेट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो क्या होगा ना, इससे बहुत ज़्यादा बारीक लच्छा बनकर रेडी होता है। और फिर आप जब उसको डीप फ्राई करेंगे तो जो लच्छा है ना बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका यूज़ मत करिएगा। अब ये जो सारा लच्छा है इसको मैंने पानी में डाल दिया है, बनकर रेडी हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम धो लेते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा वाइट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टार्च है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से 5 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, जिससे जो है ना इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा और लच्छा हमारा एकदम क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, मैंने इसको 4-5 बार धो लिया अच्छे से। अब हमारा जो लच्छा है आलू का वो अच्छा क्रिस्पी बने, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। तो एक बर्तन में मैंने यहाँ पर पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये जो लच्छा है आलू का जिसको हमने रेडी करके रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और ढककर कुक करेंगे। अब इसको पूरा मत कुक करिएगा, जिस तरीके से हम आलू सब्जी बनाने के लिए कुक करते हैं उतना नहीं कुक करना है, बस हल्का ही कुक करिए। मतलब लगभग 80%, 70 to 80% इसको कुक करिए, उससे ज़्यादा मत कुक करिएगा, नहीं तो जो आलू का लच्छा है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इतना कुक कर लीजिए, और कुछ देर में जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, लगभग 4 मिनट लगेगा अगर आप लो फ्लेम पर इसको कुक कर रहे हैं ढककर। तो लो फ्लेम पर ढककर कुक करेंगे तो इसका जो पानी है वो भी बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको कुछ देर के बाद चेक कर लीजिए, अगर आपका जो आलू का लच्छा है नाखून से कट रहा है, मतलब उतना ही आपको इसको कुक करना है जिस तरीके से बिरयानी वगैरह बनाने के लिए हम चावल को कुक करते हैं, बस उतना ही। अब ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से नाखून से काट कर देखा और ये अच्छे से कट गया, मतलब ये रेडी हो गया है। तो इसका जो पानी है वो हम निकाल देते हैं। अब डायरेक्ट पानी निकालने के बाद हम इसको फ्राई तो नहीं कर सकते, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा उड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको पानी से निकाल लीजिए, उसके बाद पंखे के नीचे एक कपड़े के ऊपर डाल दीजिए और 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसको मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब जब तक जो हमारा आलू का लच्छा है वो सूख रहा है, मतलब थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तब तक हम दूसरी चीज़ों को फ्राई करेंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने सनफ्लावर तेल डाल दिया है कढ़ाई में। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, जब तक हमारा जो साबूदाना है वो चेक कर लेते हैं एक बार। अभी जिसका हम मिक्सचर बनाने वाले हैं ये वो साबूदाना है, मतलब जो खिचड़ी बनाने वाला साबूदाना आता है वो अलग होता है। आप मेरे दाहिने हाथ में देख रहे हैं वो जो छोटा वाला साबूदाना होता है वो खिचड़ी और खीर बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन मेरे जो बाएं हाथ में साबूदाना है ये थोड़ा सा बड़ा वाला साबूदाना है, और ये जो साबूदाना है ना ये मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो साबूदाना है ये जब हम तेल में डालते हैं तो ये फूलता है,
मतलब ये पफ होता है थोड़ा सा और साइज़ में डबल हो जाता है। लेकिन जिस साबूदाने से हम खिचड़ी बनाते हैं उसको अगर हम तेल में डाल देंगे तो ये फूलेगा भी नहीं, जल जाएगा और ये मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो ध्यान रखिए आपको कौन सा साबूदाना लेना है। आपको ये वाला साबूदाना लेना है जिससे मिक्सचर बनता है। ये साबूदाना अलग आता है और इसको आप जो है ना भिगा कर खिचड़ी नहीं बना सकते। ये सिर्फ मिक्सचर के लिए ही यूज़ होता है। और जब भी आप साबूदाने का मिक्सचर बनाए ना तो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की कढ़ाई का यूज़ करिए, भले ही थोड़ा कम मिक्सचर क्यों ना बनाए, क्योंकि जब हम साबूदाने को फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल उड़ता है। तो आप भी सेफ रहें और आपकी दीवारें भी सेफ रहें, इसलिए जो साइज़ है कढ़ाई का थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दाना डालकर मैंने चेक कर लिया है कि जो तेल है वो गर्म हुआ है कि नहीं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबूदाना डालेंगे। अब यहाँ पर मैं एक टिप आपको और देती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कम कम साबूदाना डालकर फ्राई करेंगे तो जो साबूदाना है ना बहुत ज़्यादा जो तेल है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो एक बार में लगभग एक मुट्ठी या आधी कटोरी के आसपास साबूदाना डालिए और उसको फ्राई करिए, जिससे जो साबूदाना है वो भी बढ़िया तरीके से पफ भी हो जाएगा और तेल भी ज़्यादा नहीं पिएगा। और गैस की फ्लेम आपको एकदम हाई पे रखनी है और जब तेल बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगा तब इसमें साबूदाना डालिए। तो देखिए तेल मेरा बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है और मैंने इसमें एक मुट्ठी साबूदाना डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखिएगा, क्योंकि जब आप हाई पर रखेंगे तभी जो साबूदाना ना अच्छे तरीके से फूलेगा। तो साबूदाने को है ना आपको बस कंटिन्यूसली चलाते रहना है और हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिए। गैस की फ्लेम को लो पर मत रखिए और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको इस तरीके से चलाते रहिए, जैसे सब जगह और इवनली सारे साबूदाने अच्छे से फूलें। तो बस इसी तरीके से इसको फ्राई कर लीजिए और जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो निकाल लीजिए। अगर आप पहली बार तल रहे हैं तो एक साबूदाने को आप इसमें से निकाल कर चेक कर लीजिए। अगर कच्चा होगा तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो कोई रह जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्टिकी होगा या कच्चा कच्चा लगेगा। अगर नहीं लग रहा है, अच्छे तरीके से फूल लग रहा है खाने में कि पूरा फूला हुआ है, तभी इसको आप निकालिए। 1 से 2 दानों को आप टेस्ट करके देख लीजिए। अगर लग रहा है कि साबूदाना रेडी हो गया है तो मतलब आप इसको निकाल लीजिए। अभी देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा कि तेल भी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया है, मतलब अगर ये वाइट दिख रहा है मतलब इसने ज़्यादा तेल ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिख रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा तेल जो है ना आपके साबूदाने ने ऑब्जर्व कर लिया है। तो बस इस टिप का ध्यान रखिए और सारे साबूदाने को इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए। मैंने अभी इसमें 1.5 कटोरी साबूदाना जो है ना उसको फ्राई किया है। अब जब साबूदाना अच्छे से फ्राई हो गया है तो उसको निकाल देते हैं और गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देंगे और थोड़ा सा तेल को ठंडा करने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, नहीं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। तो बस कड़ी पत्ते को भी फ्राई कर लीजिए। इसमें मैंने आधी कटोरी कड़ी पत्ता डाला है, उसको फ्राई करके हम इसमें हमने जो हमारा साबूदाना फ्राई करके डाला है उसमें नहीं डालेंगे, एक प्लेट में डालेंगे, क्योंकि जो कड़ी पत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा तो तेल है ना उसमें रह जाता है। तो उसको निकाल दीजिए या फिर टिश्यू पेपर पे निकाल दीजिए। अब कड़ी पत्ता जब फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने डाले हैं। अब जो मूंगफली के दाने हैं इनको भी हम लो फ्लेम पर तलेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा है और तेल ज़्यादा गर्म नहीं है मेरा। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जो हमारे मूंगफली के दाने हैं वो तुरंत लाल तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, या तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप मिक्सचर को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख रहे हैं तो जो आपके दाने हैं वो भी क्रिस्पी होना ज़रूरी है। तो लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको भूनिए, जिससे दाने हैं सब जगह से इवनली कुक हो और अच्छे से क्रिस्पी भी हो। अभी जो दाने हैं ना देखने से ज़्यादा पता नहीं चलता है कि रेडी हो गए हैं, तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, या तो फिर 2 से 2.5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लीजिए। अब दाने जब सारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसको निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आलू का लच्छा है वो इसमें फ्राई करेंगे, तो वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को पहले मैंने हाई पर रखा था जब इसमें मैंने लच्छा डाला है, उसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो पर कर दिया है और इसी तरीके से इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। अभी मैं आपको एक और टिप देती हूँ, अगर आपका पहले से ही फिक्स है कि आप आलू का लच्छा बनाने वाले हैं तब आप क्या करिए, आप इसको पहले आलू को लच्छे की शेप में काट लीजिए, नमक डालकर बॉईल कर लीजिए, उसके बाद एक कपड़े पर डालकर या थाली में डालकर थोड़ी देर इसको धूप में रहने दीजिए। मतलब अभी जब मैंने इसको ड्राई किया है ना पंखे में, तब इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, मतलब ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो ऊपर का पानी है उसको सिर्फ सूखा है, जिससे जब मैंने इसको तेल में डाला है तो ये उड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको धूप में सुखा लेंगे थोड़ी देर के लिए, तब क्या होगा, जब आप इसको तेल में डीप फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा समय नहीं लेगा फ्राई होने में, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और परफेक्ट क्रिस्पी लच्छा आपका बनकर रेडी होगा। अभी जब मैंने इसको तेल में फ्राई किया है, जब ये थोड़ा सा गीला था और इसको फ्राई होने में टाइम लगा है, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाए और आपका लच्छा जो है ज़्यादा तेल भी ना पिए और अच्छे से रेडी हो एकदम परफेक्टली, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी सुखा सकते हैं। और पूरा आपको नहीं सुखाना है, जिस तरीके से आलू चिप्स को हम पूरी तरीके से सुखाते हैं उतना नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सुखाना है धूप में, बस उतना ही। या तो फिर आप जिस तरीके से आलू चिप्स बनाते हैं ना उस तरीके से भी इसको बनाकर रेडी करिए और जब भी आपको मिक्सचर बनाना है उस तरीके से आप बना सकते हैं।
तो चलिए, जो सारे बैच हैं आलू के वो मैंने डाल दिए हैं और सारे लच्छे को मैंने इसी तरीके से डीप फ्राई कर लिया है। अब हम जितनी भी चीज़ें मिक्सचर में डालने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डीप फ्राई कर ली है और सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए क्या करी हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पर। उसमें थोड़ी सी में जो वाइट वाली तिल आती है ना, उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये जो देसी वाली तिल होती है ना, ये वो नहीं है, ये वाइट वाली तिल है जो ज़्यादातर ग्रेवी वगैरह में यूज़ होती है या सब्जी वगैरह में डालने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर लगभग 3 चम्मच के आसपास मैंने ली है। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और काफ़ी फटाफट ये रेडी हो जाती है। लगभग आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। लो फ्लेम पर इसको इस तरीके से रोस्ट कर लीजिए। ज़्यादा कलर भी नहीं आएगा, बस इस थोड़ी सी ये पफ हो जाएगी, बस उतना ही इसको रोस्ट करना है। वैसे अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का जो मिक्सचर होता है ना, उसमें ये डली होती है तो दिखती भी सुंदर है और लगती भी बढ़िया है। तो बस थोड़ी सी डाल देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब इसको साइड कर देते हैं और हमारा जो मिक्सचर है उसको चेक करते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछाया था और आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा ड्राई है। इतने ज़्यादा तेल जो है ना बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया है। ये जो मिक्सचर है ना, बिना किसी व्रत वगैरह के ऐसे भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मिक्सचर खाने में। ये देखिए, इसको मैं दबा दबा कर देख रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा तेल ऑब्जर्व नहीं किया है इसने। तो चलिए अब इसको साइड कर देते हैं। अब जो हमने तेल भून के रखी है पहले से, वो इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करने वाले हैं इसको फ्लेवर देने के लिए। बस कुछ कुछ जो चीज़ें हैं बस वही डालेंगे, लगभग 2 से 3 चीज़ें। और जो हमने कड़ी पत्ता रेडी करके रखा था ना, उसको थोड़ा सा इस तरीके से हल्के से तोड़ देंगे। अगर आप खड़ा खड़ा डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जब मिक्सचर को खाते हैं तो कड़ी पत्ते को साइड में कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मिक्स करके डालेंगे तो जो कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है ना, वो भी बढ़िया आएगा और आपको इसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको डाल दीजिए। अब हम इसको फ्लेवर देने के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सीधा नमक डाल दीजिए। और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। अगर आपके पास जो मार्केट का चीनी का पूरा होता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बढ़िया आता है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, इसका भी फ्लेवर बढ़िया आएगा। बस 3 ही चीज़ें डाल रहे हैं हम इसमें मसालों के रूप में, या फिर कह लीजिए कि फ्लेवर के लिए। एक नमक है, चीनी है और काली मिर्च है। और इन्हीं तीनों चीज़ों का फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़िया आएगा कि और किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और आपका जो मिक्सर है वो रेडी हो जाएगा। एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम लग रहा है या मीठा कम लग रहा है तो आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप व्रत वगैरह के लिए नहीं खा रहे हैं तब, अगर व्रत के लिए खा रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा। और मिक्सचर जो है ना, व्रत वगैरह के लिए फीका ही बनता है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि व्रत में हम उपवास रखते हैं दिन भर, तो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं। अब ये देखिए, आप मेरे हाथों पर भी देख सकते हैं, जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो इसमें ज़्यादा तेल आपको नहीं लग रहा होगा। ये देखिए, नहीं लग रहा है ना ज़्यादा तेल, एकदम ड्राई ड्राई दिख रहे हैं हाथ, जबकि मैं इस तरीके से आपको मिक्स करके बता रही हूँ तब भी। ये देखिए, तो बस मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको आप व्रत में फलाहार के रूप में खाइए तो या फिर स्नैक्स के रूप में खाइए। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।